हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स वन शॉट का लेके आए हैं, जो कि अभी एग्ज़ाम के लिए मात्र 10 दिन बचे हैं। तो एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन के लिए फ़िज़िक्स को लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में जिस आधार पे प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अनुसार क्वेश्चन को और इसका टॉपिक को फ्रेम किया गया है। तो बिना कुछ देरी किए हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए अपना टॉपिक पे बात करते हैं। पहला देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग से। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो इनकी प्रकृति सबसे पहले अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति, क्योंकि इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग हमेशा क्या होती है दोस्तों? लंबवत होती है दोस्तों। और अनुदैर्ध्य तरंग कैसा होता है दोस्तों? तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि प्रकाश तरंगे। अब देख लेते हैं कि जो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे आए तो अनुप्रस्थ तरंगे के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो प्रकाश तरंगे हो गया, जैसे रस्सी में उत्पन्न लहरें और भूकंप की एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ तरंग लंबवत होती है। दो तरह की तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य के उदाहरण है ध्वनि। ध्वनि कैसी एक तरंग है? तो अनुदैर्ध्य है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका भेदन क्षमता अधिक होती है, किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है। तो गामा किरण से दो चीज़ याद रखिएगा कि गामा किरण का क्या होगा? भेदन क्षमता सबसे अधिक होगा, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत उच्च होती है, तो इसीलिए भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। लेकिन क्या है? गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य कम होती है, परंतु रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो आपको ये सीरीज आना चाहिए दोस्तों कि गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल रेड, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए, जिससे कि गामा रेज का क्या होगा दोस्तों? तो गामा का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा, लेकिन माइक्रोवेव और रेडियो वेव का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आवृत्ति देख लेते हैं दोस्तों, जो अभी बताएं। तो आवृत्ति का घटता क्रम क्या है? तो आवृत्ति में ये क्रम है दोस्तों, इसी क्रम को आप याद कर लीजिएगा। तो आवृत्ति में सबसे ज़्यादा किस में होगा दोस्तों? गामा में सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी, फिर उसके बाद एक्सरे, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, फिर है दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त और माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होगा दोस्तों? तो रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। और भेदन क्षमता भी बताए थे कि गामा से स्टार्ट होगा और सबसे कम किसका होगा? तो तरंगदैर्ध्य का। ये क्रोनोलॉजी में आप याद कर लीजिए। इसका गामा का क्या होगा? एक बार फिर बता रहे कि आवृत्ति सबसे अधिक गामा का होगा और भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा का होगा, लेकिन तरंगदैर्ध्य किसका कम होगा? गामा का सबसे कम होगा और रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण का। अवरक्त विकिरण का। तो अवरक्त विकिरण का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? तो नाइट विजन में, रात के अंधेरे में देखने के लिए दोस्तों। कोहरा में भी किया जाता है। कोहरा में जो ट्रेन में पीला लाइट लगा रहता है, उसमें भी अवरक्त किरणें का प्रयोग होता है। फिर थर्मल स्कैनिंग में शरीर का तापमान मापने के लिए। फिजिकल थेरेपी मांसपेशियों के दर्द के इलाज में या सिकाई में। ये बीपीएससी 67 में पूछा गया था दोस्तों इस टाइप का प्रश्न। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। हड्डियों के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये एक्सरे का किया जाता है। एक्सरे की खोज किसने किया है दोस्तों? तो रोंटगन ने किया है, रोंटगन ने। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। कैंसर के इलाज में कौन सी किरणों का उपयोग होता है दोस्तों? तो गामा किरणों का उपयोग कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग जिसे बोलते हैं माइक्रोवेव्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। अल्फ़ा बीटा किरण से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अल्फ़ा किरण से देख लेते हैं दोस्तों। तो अल्फ़ा किरण से यहाँ से 1275 और 2213 में भी प्रश्न पूछे गए थे। तो अल्फ़ा किरण है, ये कैसा कण है दोस्तों? तो अल्फ़ा ये धनावेशित कण है। कैसा कण है ये पूछता है? अल्फ़ा धनावेशित है या ऋणावेशित है? ऑप्शन दे देगा। तो अल्फ़ा धनावेशित कम है, हीलियम के नाभिक जैसा होता है दोस्तों। धनावेशित हीलियम के नाभिक है, जिनकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो पूछ देगा कि आयनीकरण क्षमता निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक होगी? तो अल्फ़ा बीटा गामा सब दे देगा। तो अल्फ़ा किरण के 3 पॉइंट बस याद रखिएगा कि अल्फ़ा किरण के ये धनावेशित हीलियम के नाभिक है,
जिनकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों बीटा पे। तो बीटा ये ऋणावेशित है, अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित है और तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है जिनकी भेदन क्षमता अल्फा से 100 गुना अधिक होती है। अल्फा से क्या होगा दोस्तों, 100 गुना अधिक होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा का है दोस्तों। गामा से देख लेते हैं दोस्तों, तो गामा किरण ये उदासीन होती है, गामा उदासीन होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उदासीन है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों के बारे में देख लिए हैं। चलिए यहाँ से कुछ उदाहरण से बनते हैं दोस्तों, जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन कौन उदाहरण है वो देख लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का तो आकाश का नीला रंग दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना और बादलों का सफ़ेद दिखना प्रकीर्णन के उदाहरण है। जितने भी कलर का बात आएगा दोस्तों, लाल दिखना, पीला दिखना, नीला दिखना, ये सब प्रकीर्णन के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पानी में डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा दिखना, सिक्के अपनी सतह से उठा हुआ नजर आना और तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन का उदाहरण। तो अपवर्तन को याद करने के लिए इसका आकार से वास्तविक कुछ बड़ा दिखता है दोस्तों, बड़ा दिखता है, थोड़ा टेढ़ा दिखता है, चपटा दिखता है, तो ये सब अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों। सिर्फ प्रयोग इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के बेस पे हम रिवीजन के मोड में लाए हैं दोस्तों। तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, फिर है दंत चिकित्सकों द्वारा दांत देखने में, गाड़ियों की हेडलाइट में और सोलर कुकर में। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि सोलर कुकर में तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर में, सड़कों पर तीखे मोड़ और एटीएम मशीन में पीछे का विस्तृत दृश्य देखने के लिए, और सूक्ष्मदर्शी में, ये बीपीएससी में भी पूछा गया था कि माइक्रोस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव देख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव से यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं इसका उदाहरण क्या है दोस्तों। तो बूंदों का गोल आकार, जब बूंद जैसे है कि गोल आकार क्यों गिरता है दोस्तों, चौड़ा में क्यों नहीं गिरता, तो बूंदों का गोल आकार, तो द्रव की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने के लिए गोल हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि तापमान का असर क्या होता है दोस्तों। द्रव का तापमान बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव हमेशा कम हो जाएगा। द्रव का तापमान बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव हमेशा क्या होगा दोस्तों, तो घट जाएगा। फिर है कि गर्म सूप का स्वाद, तो गर्म सूप का स्वाद पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए वह जीभ पर ज़्यादा फैलकर स्वादिष्ट देता है दोस्तों। ये सब उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद करके जाइएगा या कम से कम एक नज़र में देख लीजिए। फिर है कि डिटर्जेंट का काम, मतलब पृष्ठ तनाव में डिटर्जेंट किस तरह काम करता है। साबुन या डिटर्जेंट पानी का पृष्ठ तनाव क्या करते हैं, कम कर देते हैं, पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, जिससे पानी कपड़ों की गहराई तक सफाई कर लेता है। तो पृष्ठ तनाव का ये 4 उदाहरण। एक पांचवा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो पांचवा उदाहरण है कि कीड़ों का तैरना, मच्छर या छोटे कीड़े पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की सतह पर डूबे बिना चल सकता है दोस्तों। इसीलिए अगर केरोसिन मिला देते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छर उसमें डूब जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केशिका। तो केशिका कैपिलरी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो वह घटना जिसमें द्रव किसी बहुत पतली नली में ऊपर चढ़ना या नीचे उतरता है, इस प्रमुख को 5 तथ्य दिए गए हैं, मतलब इसका 5 उदाहरण दिया गया। तो कैपिलरी क्या है, वह घटना है जिसमें द्रव किसी बहुत पतली नली से ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। इसके 5 मुख्य तथ्य दिए गए। तो देखिए कि कैपिलरी के कुछ कुछ उदाहरण एज इट इज़ पूछता है दोस्तों। तो ऊंचाई का संबंध में देख लेते हैं कि केशनली जितना पतली होगी उसमें द्रव उतना ही अधिक ऊंचाई से ऊपर चढ़ेगा। मतलब कि बता रहा है कि केशनली एक दो केशनली है, एक चौड़ा एक पतला, मगर जिसमें केशनली जिसमें पतला होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा पानी, मतलब ज़्यादा कुछ भी तेल चढ़ेगा ऊपर। फिर है कि पौधों में पानी है तो पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी का पहुंचना केशिका तत्व का उदाहरण है। तो कभी कभी पूछता है कि पौधों में पानी जड़ों की पत्तियों से ऊपर पहुंचना किसका उदाहरण है दोस्तों, तो केशिका तत्व का उदाहरण है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि दिए की बत्ती, जैसे घर में लालटेन उल्टेन जलता है और नीचे तेल रहता है, ऊपर रिस रिस के जलता है, तो किसके कारण है दोस्तों, ऊपर चढ़ता है तेल, तो ये भी केशिका तत्व के कारण है। सोखता कागज स्याही को जल्दी सोख लेती है दोस्तों। नेक्स्ट है कि खेतों की जुताई, किसान वर्षा के बाद खेतों की जुताई इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियों टूट जाए और ज़मीन के अंदर नमी बाहर ना निकल पाए, इसलिए खेतों की जुताई करते हैं दोस्तों। उत्तोलक से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। लीवर से तो 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा और तीसरे श्रेणी का उत्तोलक। तो देख लेते हैं, बस इसका उदाहरण देख लेते हैं कि सिर्फ उदाहरण ही से इसका प्रश्न आते हैं जितने भी आए अभी तक। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन है दोस्तों, तो कैंची है, हैंडपंप है, पिलास है, झूला और साइकिल है। साइकिल का ब्रेक है। तो कौन है, प्रथम के कैंची, हैंडपंप, पिलास, झूला
और साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देख लेते हैं दोस्तों, तो सरोता है, कूड़ा ढोने वाली एक पहिए की गाड़ी और नींबू निचोड़ने की मशीन है दोस्तों। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक चिमटा है, मनुष्य का हाथ है, किसान का हल और स्टेपलर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन के किस नियम से न्यूटन की गति से कुछ प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पूछा जाता है कि बल की परिभाषा, तो न्यूटन के प्रथम नियम जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, ये बताता है कि बल बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था बदलता है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। इतना याद रखिए कि बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक मिलता है। व्यंजक मतलब F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये याद रखिए कम से कम। दूसरा नियम से बल का व्यंजक मिलता है दोस्तों, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से और संवेग परिवर्तन की दर से, मतलब इसी को मतलब संवेग परिवर्तन की दर कहते हैं। तो बल का व्यंजक किसके से मिलता है दोस्तों, तो न्यूटन के दूसरे नियम से, और बल का परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है दोस्तों, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। कोई रॉकेट उड़ रहा है तो दोस्तों तो न्यूटन का किस नियम से है, तो न्यूटन का तृतीय नियम के पर है दोस्तों। तो कुछ देख लेते हैं दोस्तों, इसका और एग्जाम्पल है न्यूटन के तीसरे नियम पे। तो रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर धक्का देना लगना, और नाव से किनारे कूदते समय नाव के पीछे की ओर खिसकना, ये क्या है, न्यूटन की तृतीय गति का नियम है। ये सब याद कर लीजिएगा, एज इट इज़ पूछा जाता है। इस बार जो एक्सरसाइज फ्री में हुआ था तो यहाँ से पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति नाव से पीछे उतरता है तो नाव की पीछे और खिसकना किसके उदाहरण, तो न्यूटन की तीसरी गति के उदाहरण है। तो न्यूटन की तृतीय गति के फार्मूला याद रखिए, F = -F। कोई फोर्स लगा रहे तो उधर से भी दूसरा एक फोर्स काम करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जड़त्व किसे कहा जाता है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जो जगह है जहाँ है वो वहीं रहना चाहता है दोस्तों, उसी को ही जड़त्व करते हैं, मतलब आगे चलने के लिए वो विरोध करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि संवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग को P से डिनोट करते हैं, P = m/v। तो m का हो जाएगा किलो, मास का हो जाएगा किलो, और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जब चलती बस अचानक से रुकती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुकते हैं, तो गति के जड़त्व के कारण। तो पहला नियम और दूसरा नियम, तीसरा नियम देख लेते हैं। तो अब यहाँ से गति के जड़त्व का और कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण देख लेते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। जड़त्व का उदाहरण है, कंबल झाड़ने पर धूल गिर जाता है दोस्तों, टहनी हिलाने पर फलों का गिरना जड़त्व के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो ऊंचाई और गहराई पर प्रभाव, मतलब गुरुत्वीय त्वरण में कहाँ कहाँ से बढ़ते हैं, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या ज़मीन के अंदर जाने पर जी का मान हमेशा क्या होगा, घटता है दोस्तों। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर हम ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं तो क्या होगा, जी का मान घटेगा दोस्तों, जी का मान घटेगा, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटेगा। नेक्स्ट है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर जी का मान। तो देख लेते हैं कि जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अगर देखिए यहाँ पे है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा ये ध्रुव है, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, इसलिए ध्रुवों की ओर ज़्यादातर सैटेलाइट लॉन्च पैड नहीं होता है दोस्तों। भारत में भी देखिएगा ज़्यादातर कहाँ होगा सैटेलाइट, ये ध्रुवों पर नहीं होगा, विषुवत रेखा के करीब होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। और जी का मान देख लेते हैं यहाँ पे, तो जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। अगर पृथ्वी के केंद्र में हम चला गया दम अंदर तो वहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा दोस्तों। फिर है कि दृश्य प्रकाश, यहाँ से देखिए कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इस यहाँ से हमेशा ही जब से जितने भी प्रश्न बने यहाँ से एक न एक क्वेश्चन उठाया है दोस्तों। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो ये डायरेक्ट पूछता है कि किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। इस देख लीजिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर तक दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, मतलब फैलाव कर लेता है। प्रकीर्णन कम होने के कारण ये क्या होता है दोस्तों, तो ये दूर तक दिखाई देता है। तो कभी कभी पूछता है यहाँ से। जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो यहाँ से दो आउटकम निकला है कि लाल रंग का क्या है दोस्तों, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है लेकिन प्रकीर्णन कम होता है। और बैंगनी का क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन का होता है अधिक होता है और तरंगदैर्ध्य कम होता है दोस्तों।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अधिक फैलता है, ये देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती है दोस्तों, आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। आवृत्ति नहीं बदलती लेकिन तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तरंगदैर्ध्य को किस में मापा जाता है दोस्तों? तो एज इट इज़ पूछता है। तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक तरंगदैर्ध्य बराबर का होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रम या मीटर में मापा जाता है। और किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों? तो कम जाएगा। चलिए इसी को मतलब हम समराइज फॉर्म में किए हैं, तो देख लीजिए इसको, बस कम से कम इसको याद रखिए कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य वेग और चाल सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य वेग और चाल क्या होगा? सबसे अधिक होता है, जबकि इसका प्रकीर्णन आवृत्ति और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लेकिन बैगनी में इसका उल्टा हो जाएगा, बैगनी में उल्टा हो जाएगा। तो आप इससे याद रखिएगा, विबग्योर से याद रखिएगा कि किस में है। तो रेड से स्टार्ट होगा, फिर ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा और विबग्योर। तो रेड का होगा? तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, फिर वेग अधिक होगा और चाल अधिक होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। दाब बढ़ने पे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव होता है। तो दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। दाब बढ़ने से बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है, जिससे बर्फ़ पिघलने लगती है और द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो दाब बढ़ने से द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से पानी उच्च तापमान पर उबलता है। जैसे प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से पानी उच्च तापमान पर उबलता है और खाना जल्दी बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है और खाना पक जाता है। नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो दाब कमेगा और खाना क्या होगा दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही पे उबलने लगेगा। नेक्स्ट बात करते थे वायुमंडलीय दाब पे, देख लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है दोस्तों, या इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ऊंचाई बढ़ने पर हवा का घनत्व कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई जाएंगे, मतलब पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जाएंगे, तो क्या होगा कि घनत्व में कमी आएगी, डेंसिटी में कमी आएगी, जिससे वायुमंडलीय दाब तेजी से घटता है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब तेजी से घट जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तापमान क्या है दोस्तों? तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षोभमंडल में ऊपर से जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। एज इट इज इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में जो कि 212 के लिए हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 165 मीटर जाने पर या कितना मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो हम लोग 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है दोस्तों? घट जाता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों कि यहाँ पे कुछ उपकरण है जो कि मापने की विधि है। तो सबसे पहले कि आल्टीमीटर, आल्टीट्यूड तो आप पढ़े हुए, आल्ट मतलब होता है ऊंचाई। तो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर को। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आमीटर का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए, विद्युत धारा की तीव्रता। लेकिन गैल्वेनोमीटर बोल देते तो दोस्तों धारा की दिशा मापने के लिए किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा मापने के लिए, आम मीटर मतलब विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति और शक्ति वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर को। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। कैलोरीमीटर दोस्तों, तो क्या है? ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम, हृदय की गति की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है कार्डियोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं कि फैदोमीटर, फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लैक्टोमीटर। फिर हम मैनोमीटर, मैनोमीटर मतलब गैसों का दाब मापने के लिए, मैनोमीटर मतलब गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों पैरोमीटर, मतलब पैरो मतलब जहाँ पे भी आएगा पैरोक्लास्टिक मैग्मा रहा हो, तो यह पैरोमीटर मतलब उच्च तापमान, पैरो का मतलब ही होता है उच्च तापमान।
तो जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे पायरो हीलियोमीटर हो गया। नेक्स्ट है कि सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर जैसे आप लोगों को पता है कि भूकंप के झटकों की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमीटर मतलब मानव शरीर की रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ प्रश्न देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से आते हैं कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना तेज घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा दोस्तों, तो शून्य हो जाएगा। अगर 17 गुना तेज घूमेगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। एक ही कंडीशन है, 17 गुना तेज घूमे तब। फिर है कि नेक्स्ट है कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम के अलावा किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का प्रक्षेपण तो एक न्यूटन का तीसरा नियम पर भी आधारित है, लेकिन उसके अलावा रेखीय संवेग संरक्षण पर भी आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिकेट कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं। आवेग को कम करने के लिए और संपर्क समय बढ़ाने के लिए, ताकि चोट कम करें। क्रिकेट कैच खेलते समय हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं दोस्तों, तो आवेग को कम करने के लिए, संपर्क समय के लिए, ताकि चोट कम लग सके। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसे अभिकेंद्र बल कहा जाता है। और केंद्र से बाहर की लगने वाली बल को अपकेंद्रीय बल कहा था, लेकिन केंद्र के अंदर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। वॉशिंग मशीन को सुखाने वाला हिस्सा किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है ये पूछा जाता है बार बार, तो अपकेंद्रन पर। और दूध जो हम लोग दही दही मथते हैं दोस्तों, तो वो भी अपकेंद्रन विधि से काम किया जाता है, जिससे घी अलग होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग एज इट इज़ पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 गुना हो जाएगा। के ई इजिकल टू 1/2 mv² होता है, तो ये फार्मूला पे बैठाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जड़त्व अघूर्ण का मात्रा क्या है दोस्तों, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। जड़त्व अघूर्ण का मात्रा क्या है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ये सब का एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा। सबको पता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, लेकिन ये सबका देख के जाइएगा। नेक्स्ट है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं दोस्तों, तो 746 वाट होते हैं। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कौन सा बल कार्य करता है, तो जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि अपकेंद्रीय विधि से दो बात याद रख लिए, दूध से मक्खन निकालना और वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट बात करते हैं कि लोलक की समय अवधि और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है दोस्तों, तो टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g होता है दोस्तों। तो जैसे जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे टी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घटेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जी का मान आधा रह जाता है। मतलब हम कितना ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान आधा रह जाएगा दोस्तों, तो लगभग 2650 किलोमीटर। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने पर या नीचे जाने पर क्या होता है, जी का मान घटता है। लेकिन 2650 किलोमीटर पर जाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी के लिए कितना पलायन वेग है दोस्तों, तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे कभी कभी देखिए एग्जामिनर चालाकी कर गया, सबसे पहले ऑप्शन देगा 11.2 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ये सब गलती एग्ज़ाम में होने की ज़्यादा संभावना होता है, तो ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में बढ़िया से पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए पर द्रव्यमान वही रहे तो जी का मान क्या होगा दोस्तों, तो जी का मान बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का मुख्य कारण क्या है, तो वहाँ गैसों के अणुओं का वर्ग मध्य मूल वेग के पलायन वेग से अधिक हो दोस्तों। वहाँ का दोस्तों पलायन वेग क्या है, चंद्रमा का पलायन वेग बताइए, तो अभी तो पृथ्वी का पलायन वेग ऊपर बताए हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि चंद्रमा का पलायन वेग क्या है। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर भू स्थिर ऊंचाई उपग्रह की ऊंचाई होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हाल ही में 2035 तक भारत ने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा की। ये कितना लगभग कितना मीटर ऊंचा पे बनेगा दोस्तों, तो ये लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कितना ऊंचाई पर बनेगा, तो 400 किलोमीटर पर। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो या मुक्त रूप से गिरती हो। जब गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो या मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या होता है, भारहीनता है। मतलब अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरा तो उसमें भार नगण्य के बराबर रहता है दोस्तों। फिर है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सर्वप्रथम किसने दिया है दोस्तों, तो इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया है। और गुरुत्वाकर्षण का बल का मान का नियतांक बनता होता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों,
आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो ध्रुवों पर। जैसा कि बताए हैं कि ये विषुवत रेखा है और यहाँ पे ध्रुव है, तो ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। इसीलिए ज़्यादातर आप देखिएगा कि दक्षिण भारत में ही ज़्यादातर रॉकेट लॉन्चिंग पैड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करता, तो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता कि उपग्रह की कक्षीय चाल। फिर है दोस्तों कि केपलर यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है कि केपलर का दूसरा नियम, मतलब केपलर 3 नियम देते हैं, तो केपलर का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो उसका आंसर होगा कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है दूसरा नियम। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि दाब और श्यानता, तो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस पर कार्य करता है, तो पास्कल का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। जैसे कि आप लोग जेसीबी उसीबी में देखते हैं, जितने भी रहता है सब हाइड्रोक्लोरिक पे काम करता है दोस्तों। फिर है कि वायुमंडलीय दाब को अचानक गिरना क्या दर्शाता है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को अचानक गिरना तो तूफान आने की संभावना है। अब क्वेश्चन जो सेट करता है बहुत चालाकी से करता है, तो क्वेश्चन आप पढ़िएगा कि वायुमंडलीय दाब अचानक गिरने के बजाय वायुमंडलीय दाब ऊपर उठता है अचानक, तो उससे क्या होता है दोस्तों, तो अचानक ऊपर उठेगा तो साफ बादल और मौसम का इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो हम ऊपर में भी बताया था कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ना कि चपटा होता है। चलिए नेक्स्ट है कि गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है, तो ये भी ऊपर डिस्कशन किए हैं कि गर्म सूप होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वह जीभ पर अधिक फैलता है, तो जीभ पर अभी फैलता है इसीलिए स्वादिष्ट लगता है। फिर है कि बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली के प्रमेय है। लेकिन अगर ये इसका उदाहरण है दोस्तों कि अगर आंधी आता है तो ऊपर से देखते हैं कि किसी छत पर टीना लगा हुआ है, करकट लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, कवड़ के ऊपर उड़ जाता है दोस्तों, तो ये बर्नौली के सिद्धांत के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि शांत जल में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर मर जाता है, क्यों दोस्तों, मच्छर क्यों मर जाता है, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है, वे डूब के मरते हैं, ना कि किरासन तेल से मरते। पानी में क्या होता है, जैसे ही बैठता है वो डूब जाता है, डूब के अकबका के मर जाता है। नेक्स्ट है कि स्याही का सोखना किस क्रिया के कारण होता है, तो केशिकाते के कारण होता है दोस्तों। स्याही का सोखना लालटेन में जो पानी ऊपर चढ़ता है वो भी केशिकाते के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों निकलती है, तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या होता है दोस्तों, स्याही निकल जाता है। जैसे हमको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। फिर है कि पारा कांच को क्यों नहीं भिगोता दोस्तों, तो ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। तो आप लोग का एक ये है कि ससंजक बल असंजक बल के उदाहरण देख के जाइएगा दोस्तों। फिर है कि श्यानता का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो श्यानता का एसआई मात्रक है पास्कल सेकेंड, श्यानता का एसआई मात्रक पास्कल सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। फिर हीरे का चमकना किसका उदाहरण है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है हीरा का चमकना। अब मृग तृष्णा का बनना, कभी कभी पूछता है कि मृग तृष्णा का बनना क्या है, किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। मृग तृष्णा होता है कि गर्मी में हम लोग को जो भ्रम पैदा होता है कि दूर में देखने पर लग रहा है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन करीब जाते तो पानी नहीं लगता है या वेव चलता हुआ दिखता है, तो ये होता है मृग तृष्णा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम बताएं कि कोई भी कलर नीला पीला लाल दिखे तो डायरेक्ट प्रकाश का प्रकीर्णन मानिएगा। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर है कि निकट दृष्टि दोष कभी कभी पूछता है, इस बार जो कि 2213 का मेंस में क्या पूछा था, मायोपिया पूछा था, ना कि दृष्टि दोष दे दिया था। तो निकट दृष्टि दोष को आप याद रखिएगा मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया बोलते हैं, तो याद रखिएगा, कभी कभी ये वर्ड को दे देता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त है, तो आप लोग को पता है कि अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो अपवर्तन परावर्तन और विक्षेपण। कभी कभी दे देगा अपवर्तन परावर्तन, तो दोनों ही मारिएगा, अपवर्तन परावर्तन और विक्षेपण। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, क्योंकि वायुमंडलीय अभाव में प्रकीर्णन नहीं हो। कोई भी वस्तु जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो दोस्तों क्या दिखेगा, कि हम लोग को नीला दिखाई देगा। साबुन के बुलबुले का रंगीन क्यों दिखाई देता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना किसका परिणाम है दोस्तों, तो विअतिकरण का। इसको डबल स्टार मार्क कर लिए। और अगर तेल देखिएगा, तेल अगर ज़मीन पे गिर जाता है जैसे कि,
तो वहाँ पे चमकता है और एक परत बन जाता है, तो वो भी व्यतिकरण के कारण होता है। प्राथमिक रंग कौन सा है दोस्तों? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। तो निहाल से आप याद रखिएगा प्राथमिक रंग। निहाल, निहाल मतलब नीला, हरा, लाल। तो प्राथमिक रंग 3 है, उसके अलावा सब क्या है दोस्तों? तो द्वितीयक कलर है। तो जो प्राथमिक रंग है तो निहाल से याद रखिएगा, नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस रंग का अपवर्तनांक कांच में सबसे अधिक होगा दोस्तों? तो अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होगा दोस्तों? बैगनी का। बैगनी का सबसे अधिक होगा। मतलब यहाँ पे पूछ रहा कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो बैंगनी का अधिक होगा। और सबसे कम किसका होगा? तो लाल का होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने बराबर होते, तो -40 डिग्री पर क्या होता है दोस्तों? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो ये भी बहुत बार पूछा गया कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटी के ऊपर क्यों लगाया जाता है दोस्तों? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटी को ऊपर, मतलब जो फ्रीजर होता है, ये फ्रिज है, ज़्यादातर आप लोग देखिएगा फ्रीजर ऊपर ही रहेगा, ऊपर रहता है। तो क्यों होता है दोस्तों? तो संवहन धाराओं द्वारा पूरे कैबिनेट को ठंडा रखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संवहन धाराओं द्वारा पूरे कैबिनेट को ठंडा रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय किन विधियों से रोका जाता है दोस्तों? तो किन विधियों से? तो चालन, संवहन और विकिरण द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर संवहन दिया तो आगे संवहन पे आप टिक लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है दोस्तों घनत्व, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कृष्णिका क्या है दोस्तों? ब्लैक बॉडी क्या है? वह जो सभी तरंगों के विकिरण को अवशोषित करता है। मतलब जो ब्लैक कलर है ना, कोई भी कलर को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। इसीलिए गर्मी में सलाह दिया जाता है कि काला कपड़ा ना पहने, क्योंकि धूप को ज़्यादातर अवशोषित करेगा और गर्मी पैदा करेगा। नेक्स्ट है कि परम शून्य तापमान का मान क्या है? तो -273.5 डिग्री या 0 केल्विन। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। पसीने से शरीर ठंडा क्यों लगता है? तो ये वाष्पीकरण से होता है दोस्तों। वाष्पीकरण के लिए शरीर से ऊष्मा ली जाती है, वाष्पीकरण के लिए शरीर से ऊष्मा ली जाती है, इसीलिए ठंडा होता है। और पानी में जो से कोई भी घड़ा में पानी रखते हैं और वो ठंडा रहता है, तो वो भी वाष्पीकरण का उदाहरण है दोस्तों। बादलों वाली रात साफ रात की तुलना में गर्म क्यों होता है दोस्तों? तो देख लेते हैं कि बादल पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित करती है। बादल पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में, विशेषकर स्टील और एल्युमिनियम में। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर होना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आजकल रिपीट होता है दोस्तों। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। फिर है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, डेसिबल है, डेसिबल। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में तीक्ष्ण क्यों होती है? मतलब पतली क्यों होती है? तो उच्च आवृत्ति और अधिक तारत्व के कारण। तो तारत्व याद रखिएगा दोस्तों, अधिक तारत्व। और तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो अगर महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में तीक्ष्ण क्यों होता है? तो तारत्व मारेगा। लेकिन फिर तारत्व पूछता है कि तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर है कि सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो नौ संचालकों। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सॉन्ड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। और इसका उपयोग नौ संचालकों द्वारा समुद्र की गहराइयों में छिपे वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है दोस्तों? तो ध्वनि और प्रकाश के स्रोतों की सापेक्ष गति के लिए। डॉपलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश के स्रोत की सापेक्ष गति के लिए। मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति ध्वनि सुन सकता है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य का कान सुन सकता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो उसे प्रस्रव्य तरंग कहेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव कहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने पर क्या होगा दोस्तों? तो बढ़ जाएगा। वायु में अगर ध्वनि का वेग, तापमान हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। आर्द्रता भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ माध्यम या वायुमंडल अनुपस्थिति होता है, जिसके कारण हम लोग सुन नहीं पाएंगे।
विद्युत और चुंबकत्व बस देख लेते हैं। कुछ कुछ प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो इसका एसआई मात्रक ओम होगा। ओम होगा और ये फार्मूला ओम का नियम का याद रखिएगा, V = IR। यहाँ से भी कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बदल कर लेते हैं कि फ्यूज तार किसका बना होता है दोस्तों, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु का। और फ्यूज तार का एक विशेषता है निम्न गलनांक होता है, निम्न गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो केवल एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो एसी दे देगा, डीसी देगा तो आप कन्फ्यूज जाइएगा नहीं, एसी वोल्टेज ही के लिए लागू होता है ट्रांसफर, ना कि डीसी वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है दोस्तों, तो रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। हीटर का तार किस धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम का, क्योंकि नाइक्रोम का क्या होता है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और गलनांक भी क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है दोस्तों, तो 90 डिग्री होता है दोस्तों, 90 डिग्री। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिजली का बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका प्रतीक क्या है, तो W है दोस्तों। इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस पे ये गलता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि अर्धचालक के उदाहरण देख लेते हैं कि अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन, कभी कभी पूछा कि कौन सा अर्धचालक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। और सोलर जो बनता है उसमें मुख्य घटक सिलिकॉन का होता है दोस्तों। डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। डायनेमो का क्या काम है दोस्तों, तो इसका क्या काम है, डायनेमो मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है दोस्तों। फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि आममीटर को परिपथ की में किस श्रेणी में लगाया जाता है दोस्तों, तो आममीटर को परिपथ की किस क्रम में लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। और घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं तो कौन सा क्रम में करते हैं, तो समांतर क्रम में हम लोग वायरिंग करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फिर है कि आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स से कुछ देख लेते हैं, चलिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर है, तो नाभिकीय विखंडन। दो तरह का होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। ये दो याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन से परमाणु ऊर्जा का और नाभिकीय संलयन से क्या होता है दोस्तों, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन से। तो कभी कभी पूछता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जो कि नोबेल प्राइज़ मिला है वो किस क्षेत्र के लिए मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। किसके लिए मिला है दोस्तों, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। एक्सरे की खोज किसने किया है, इस ऊपर में भी बताया था, एक्सरे की खोज रोंटगन ने की है। रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या है, रेडियो धर्मिता का मात्रक है बैकुरल। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो एंडरसन ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं रडार का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग लेज़र किरणें की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, तो ये मुख्य विशेषता यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, एक वर्णी और अत्यधिक संबंध प्रकाश। लेजर एक वर्णी अत्यधिक और संबंध प्रकाश होता है दोस्तों, मुख्य विशेषता इसका है, मतलब एक वर्णी सबसे मुख्य विशेषता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे। जैसे कि अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होती है दोस्तों, तो बढ़ती है। याद दिया गया, देखिएगा कि चालक पूछ रहा है कि अर्धचालक, अगर अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ने पर क्या होता है, चालकता क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगी। लेकिन चालक पूछे तो तापमान बढ़ने पर चालकता घट जाएगी दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। विविध में देख लेते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वाट है दोस्तों, वाट है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए न्यूनतम वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग, और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि तेल दीप की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने के कारण क्या है, तो ये केशिका तत्व। ये बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए करा रहे हैं कि आपका रिवीजन हो जाए। साबुन के घोल के बुलबुले क्यों बड़े बनते हैं दोस्तों, क्योंकि साबुन पानी का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। क्यों करता है, कम कर देता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। वही अभी बोले थे कि आइंस्टीन के बारे में प्रश्न पूछता है
तो नोबेल किस लिए मिला है, और यहाँ पे सापेक्षता का सिद्धांत भी दे देगा, तो आप कन्फ्यूज आइए नहीं। नेक्स्ट है कि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया है दोस्तों, तो न्यूटन ने दिया है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने। दाब की एसआई मात्रक पास्कल होता है, और दाब का होता है पी इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है। तो प्रकाश वर्ष कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि प्रकाश का है, लाइट का है, इस तरह दे देगा, लेकिन दूरी का मात्रक है। एक माइक्रोन में कितने मीटर होता है, तो 10⁻⁻⁶ होता है एक माइक्रोन में। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि पारसेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की है। सबसे बड़ी दूरी है, इस दूरी की इकाई पारसेक है दोस्तों। त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 1 जूल में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 2.4 कैलोरी होता है दोस्तों। तो 0.24 कैलोरी होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों, तो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि संवेग का पूरा नाम, संवेग का सूत्र क्या है दोस्तों, तो द्रव्यमान बटे टाइम, द्रव्यमान इंटू टाइम होगा संवेग। संवेग होता है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, इसको याद मत रखिए। P इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होगा। फिर है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। ये बार बार पूछा जाता है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य मापा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए लाया था, जो कि 35 से 40 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको रिवीजन के टाइप पे 2 गुना स्पीड में देख लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।